बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो सुबह कराची शहर में पेश हुआ, जिसमें हमारा एक वकील भाई इरफान महर साहब शहीद हो गए, मैं उसकी मज़म्मत करना चाहूँगा। बुरसा से तमाम वकला कम्युनिटी से इस वाक़े के फ़ौरन बाद वज़ीर आला सिंध ने पुलिस हुकाम को से मुलाकात की, उनको तलब किया। आज वैसे ही मामूल की एक मीटिंग थी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से, और उस मीटिंग में से पहले जब ये बदकिस्मत वाक़या हुआ तो वज़ीर आला सिंध ने डिटेल ब्रीफिंग इस हवाले से एडिशनल आईजी कराची से ली। उनको टास्क दिया कि इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए और जिस किसी ने भी ये शर्मनाक कार्रवाई की है उसके ख़िलाफ़ तमाम कार्रवाई करते हुए उसको पकड़ा जाए और कानून के शिकंजे में उसका लाया जाए। एडिशनल आईजी कराची ने वज़ीर आला सिंध को बताया कि वकला कम्युनिटी की मशावरत के साथ एक आला सतह की कमेटी, 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी जा रही है जो कि इस तमाम मामले की तफ्तीश करेगी, तहकीक करेगी, और जो इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी उसको फिर अदालत में पेश किया जाएगा। मैं एक बार फिर महर साहब मरहूम की दर्जात की बुलंदी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, उनके वरसा से ताज़ियत करता हूँ। उनकी कमी तो उनके वरसा के लिए पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन इंशाअल्लाह सिंध हुकूमत उनके जो कातिल हैं उनके ख़िलाफ़ उनको पकड़ के कानून के दायरे में, कानून के शिकंजे में लेके आएंगे और जो सज़ा कानून के मुताबिक बनती है इंशाअल्लाह वो उनके ख़िलाफ़। जो दूसरा इशू जिसके ऊपर मैं आज आप तमाम दोस्तों से बात करना चाह रहा था वो सिंध भर का तो इशू है, लेकिन बिलखुसूस कराची शहर का एक बहुत बड़ा इशू पिछले कुछ हफ़्तों में, पिछले कुछ माह में बन गया है। सिंध हुकूमत एक बार नहीं कई बार ये कह चुकी है कि रियासत का, हुकूमत का काम है अपने शहरियों को, उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, और इसीलिए क़वानीन बनाए जाते हैं, इसीलिए फ़ैसले किए जाते हैं ताकि शहरियों को तकलीफ़ ना आए। हर हुकूमत चाहे किसी भी सियासी जमात की हो, उसकी अव्वलीन तरजीह आवाम को रिलीफ देना है। बदकिस्मती के साथ पिछले कई सालों में कराची में जो रैपिड कमर्शलाइजेशन स्टार्ट हुई, जिसकी इब्तिदा 2003 में नेमतुल्लाह साहब जब सिटी नाज़िम थे तब सिटी काउंसिल की एक करारदाद आई। 2006 में गालिबन या 2007 में जब मुस्तफ़ा कमाल साहब नाज़िम थे, मज़ीद सड़कों को कमर्शलाइज़ किया गया, और जब कराची के कुछ शहरी जो आज भी इस कमर्शलाइजेशन के ख़िलाफ़ हैं उन्होंने अदालत का रुख किया, इस कमर्शलाइजेशन पॉलिसी को चैलेंज किया, तो पाकिस्तान की आला अदालतों ने उस कमर्शलाइजेशन पॉलिसी को इंडोर्स किया। उन्होंने फ़ैसला किया कि ये सिटी गवर्नमेंट का इख्तियार है कि वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, सड़क को कमर्शियल कर सकते हैं। जिसके बाद कराची शहर में एक रैपिड कमर्शलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। वो खालिद बिन वलीद रोड जो कि एक रेजिडेंशियल सड़क थी जहाँ पर 1000-2000 गज की कोठियाँ थीं, एक ख़ानदान 2 ख़ानदान वहाँ पर रहते थे, अब वो एक कोठी नहीं रही, उस घर को ख़त्म कर दिया गया और उस घर के ऊपर 20 मंजिला इमारत बना दी गई। इसी तरह तारिक रोड है, गुलिस्तान जौहर है, बहादराबाद, शरफाबाद, चांदनी चौक, शारह पाकिस्तान, नाज़िमाबाद के आप एरिया में चले जाएं, इन तमाम एरिया जो कि ओरिजिनली घरों के लिए प्लान किए गए थे, उनको उस वक्त की हुकूमत ने, जिसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं था, कमर्शलाइज़ किया। और उस कमर्शलाइजेशन के बाद ये बुलंद इमारतें तामीर होना शुरू हुई, जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं कि कराची के अंदर
वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज़ेरे ज़मीन होना चाहिए वो नहीं है उन लोगों को केटर करने के लिए। जिसके बाद आपने देखा कि अदालत ने भी इस मामले का नोटिस लिया कि जी पानी नहीं मिलता शहरियों को, सेवरेज के मसाइल हैं, और फिर तवातुर के साथ फैसले आए। ये मसला पाकिस्तान भर में अब हो चुका है। अगर आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं आप, तो वो ज़मीनें जो ज़रई ज़मीन है, उन ज़रई ज़मीनों के ऊपर आपको अब हाउसिंग सोसाइटीज़ बनते हुए नज़र आती हैं। बड़े बड़े इदारों की हाउसिंग सोसाइटीज़ उसी सड़क पर मौजूद हैं। प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, उसमें कमर्शियल एरिया भी है, रेजिडेंशियल एरिया भी है, और बुलंद इमारतें भी कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं। तो एक सवाल बार बार पूछा जाता है, बिलखुसूस कराची में ये सवाल पूछा जाता है। ये बैकग्राउंड मैंने आपको इसलिए दिया कि सारी कमर्शलाइजेशन जिसका आज हम भुगत रहे हैं उसको, ये कमर्शलाइजेशन जमात इस्लामी नेमतुल्लाह साहब के दौर में स्टार्ट हुई, अदालत ने इंडोर्स किया। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कमर्शलाइजेशन की, अदालत ने इंडोर्स किया। लेकिन अब 2020, 2021, 2019 में कहते हैं जी ये गलत हुई। नतीजा ये हुआ कि लोगों को अब परेशानी है, लोगों को समझ नहीं है कि किस कागज़ का भरोसा करें, किस कागज़ का भरोसा ना करें, कौन सी बिल्डिंग सही कमर्शलाइज हुई है, कौन सा एरिया सही कमर्शलाइज हुआ है, कौन सा नहीं हुआ। तो कराची वाले सवाल पूछते हैं, और बिलखुसूस मुझसे पूछते हैं, मेरी हुकूमत से पूछते हैं, आप सहाफ़ी मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर ये इमारत गिरा दी जाती है कराची में, कमर्शलाइजेशन को रोक दिया जाता है, लेकिन ये इस्लामाबाद में बनी गाला में क्यों नहीं होता? ये इस्लामाबाद में बनी गाला में क्यों नहीं होता? ये सवाल पूछा जाता है कि ये कार्रवाई इस्लामाबाद में 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू, जो मेन शाहराह जमहूरियत के ऊपर एक बुलंदो क्या बाला बिल्डिंग तामीर की गई है, उसके ऊपर क्यों नहीं होता? पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसको रेगुलराइज करने का। फिर कराची वाले सवाल पूछते हैं कि उस्मान बोजदार साहब पंजाब में तो एक कानून ले आते हैं जिसके तहत एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को अपॉइंट किया जाता है इस तरह की इर्रेगुलर कंस्ट्रक्शन को रेगुलराइज करने के लिए। तो सवाल हमसे भी पूछा जाता है, और आप देखते हैं कि तमाम सियासी जमातें हैं, बशमूल मेरी सियासी जमात के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जमात इस्लामी हो, PSP हो, ये जितनी सियासी जमातें हैं वो ये कहते हैं कि दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि रियासत का काम है, हुकूमत का काम है कि अगर किसी गरीब आदमी ने, मुतवस्सित तबके के आदमी ने, अमीर आदमी ने भी कोई कागज़ देख के किसी इमारत में पैसे लगाए हों, कोई घर ख़रीदा हो, तो आज उससे 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद उससे उसकी छत इस तरीके से नहीं छीन सकते। ये सब सियासी जमात वाले बात करते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले MPAs ने एक करारदाद मूव की अब से 2 हफ्ते पहले, जो सिंध असेंबली में पेश की गई, और जिसमें मेंबरान असेंबली ने सिंध हुकूमत को तवज्जो दिलाई इस मामले पर, और ये कहा कि इस हवाले से कोई कानून साजी करने की ज़रूरत है, कि हुकूमत कोई कानून मुरतब करे जिसमें इस मामले को रिजॉल्व, शहरियों की जो परेशानियां हैं उनको कम किया जा सके। और उस करारदाद में उन मेंबरान ने ये कहा, क्योंकि उन्होंने मुआशरे का भी ख्याल रखा, उन्होंने कहा जो कंस्ट्रक्शन किसी वाटरवे के ऊपर है, यानी कि पानी के ऊपर है, नाले के ऊपर है, जो आपके सेवरेज के निज़ाम को चोक कर रही है, नाले को बंद कर रही है, उसके ऊपर बिल्कुल बात ना की जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि उसका इम्पैक्ट पूरे शहर के ऊपर आता है, इन 2, 2.5, 3 करोड़ लोगों के शहर के ऊपर आता है। लेकिन ऐसी घर, ऐसी दुकानें या ऐसी इमारतें जो बन चुकी हैं, जिस पे लोग आज रह रहे हैं और जो पानी के फ्लो को मुतासिर नहीं कर रही, तो उसके ऊपर कोई रेगुलराइज करनी चाहिए चीज़। जब ये करारदाद, और ये सिर्फ कराची के लिए नहीं, सारे सिंध की बात की गई, क्योंकि अगर आप कोई कानून एक इमारत के लिए बनाएंगे, एक शख्स के लिए बनाएंगे, तो कहा जाएगा कि आप किसी की ज़ात को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। कानून साज असेंबली का काम होता है कि पॉलिसी बनाए। तो फैसला ये किया गया, तजवीज़ ये दी गई कि पूरे सिंध में जो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी आपकी इरिगेशन का नेटवर्क था, वो अब उतना बड़ा नहीं रहा, पानी उतना नहीं है वहाँ पर। अगर कोई शख्स रहता है, पैदा हुआ, अरसे दराज से रह रहा है, तो आज उसको आप हटा दें, जिसने वहाँ ख़रीदारी की हो, उसके लिए परेशानी होगी। हमने उम्मीद की थी कि जब ये कौमी इशू, सारे सूबे का इशू और बिलखुसूस कराची शहर का इशू असेंबली में आएगा, तो तमाम सियासी जमातें उस करारदाद को सपोर्ट करेंगी। लेकिन बदकिस्मती है कि वो लोग जो नस्ला टावर पर खड़े होके बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं, बड़े बड़े ऐलानात तो करते हैं, जब असेंबली में उनको अपना काम करने की बारी आई तो उन्होंने राह फरार इख्तियार कर ली। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे कराची की आवाम के साथ खड़ी हुई, सारे सूबे की आवाम के साथ खड़ी हुई, और उन्होंने मेजॉरिटी के साथ उस करारदाद को मंजूर कराया। वो करारदाद सिंध हुकूमत के पास आई और सिंध हुकूमत ने अब ये फ़ैसला किया है कि उस करारदाद की रोशनी में कानून साजी की जाए। वो कानून साजी तैयार कर ली गई है, उसका ड्राफ्ट लॉ डिपार्टमेंट ने वज़ीर आला सिंध को अरसाल कर दिया है, और इंशाअल्लाह वज़ीर आला सिंध आज उस ऑर्डिनेंस को गवर्नर साहब को भिजवा देंगे, इस उम्मीद के साथ कि गवर्नर साहब उस ऑर्डिनेंस की तौसीक करेंगे। जो सिंध काबीना की एडवाइस है, वज़ीर आला सिंध की एडवाइस है, उसको फॉलो करेंगे, और फॉलो करते हुए उस ऑर्डिनेंस के ड्राफ्ट को अप्रूव करते हुए उसको कानूनी शक्ल दे दी जाएगी। मैं आप तमाम दोस्तों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह पंजाब में ये कानून आया है, उसी तरह का कानून सूबा सिंध में आया है, उसी तरह का। सिर्फ फ़र्क ये है कि एक और पैरा उसके अंदर ऐड किया गया है कि जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है, उसको फौरी तौर पर जैसे ही ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल होगा, उसको रोक दिया जाए जब तक वो कमीशन फैसला नहीं करता उसके बारे में। जिस तरह पंजाब में कमीशन बनाया गया, उसी तरह सूबा सिंध के अंदर कमीशन बनाने की तजवीज़ दी गई है। जिस तरह पंजाब में एक साबिक रिटायर्ड जज उस कमीशन को हेड करेगा, उसी तरीके से सूबा सिंध के अंदर एक रिटायर्ड मुअज़्ज़िज़ जज उस कमीशन को हेड करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग जो दो नहीं एक पाकिस्तान की बात करते हैं, उनके कौल और फेल में तज़ाद नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं वो लोग जो सड़क पर खड़े होके मुझे, मेरी सियासी जमात को बुरा भला तो कहते हैं, लेकिन उन गरीबों को बचाने के लिए कभी बाहर नहीं आते, वो लोग इसके ऊपर सियासी रस्साकशी नहीं करेंगे, सियासी बेजा तनकीद नहीं करेंगे। और हम इस ऑर्डिनेंस को जैसे ही असेंबली सेशन में आएगी, उसको असेंबली के सामने टेबल करके इसको असेंबली से पास भी करवाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं
कि हुकूमतों का, रियासत का, असम्बलियों का काम आखिर में अवाम की खिदमत ही करना होता है। ये अवामी नुमाइंदे अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए पॉलिसी बनाते हैं। तो ये तफसीलात आपके साथ शेयर करनी थी कि आज सिंध हुकूमत ने ये अवाम की बेहतर मफाद में ये फ़ैसला किया है ताकि लोगों को इस मुश्किल वक्त में रिलीफ दी जा सके, और उस रिलीफ में गरीब भी होगा, मिडिल क्लास भी है, अमीर भी कुछ आ जाएंगे, लेकिन हाँ कम से कम एक सिस्टम हम सेट कर पाएंगे कि अगर इस्लामाबाद वालों की रेगुलराइजेशन हो सकती है, अगर पंजाब वालों की रेगुलराइजेशन हो सकती है, तो हम सिंध में बसने वाले लोगों की भी कानून के मुताबिक रेगुलराइजेशन इमारतों की, घरों की हो सकती है। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि आईन पाकिस्तान के तहत कानून बनाना का तरीक़ेकार दर्ज है, और वो कानून का बुनियादी मकसद लोगों के उन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है। तो आज ये काम की इब्तिदा सिंध हुकूमत ने कर ली है। मैं उम्मीद करूँगा कि हमें काम करने दिया जाएगा ताकि लोगों के जानो माल, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनको कानूनी दायरे में रहते हुए प्रोटेक्ट किया जा सके। कोई पेनल्टी लगाई जाए, वो जो कमीशन है वो फैसला करेगा कि किन पैरामीटर्स में रहते हुए उनको रेगुलराइज किया जाए ना किया जाए, ये फैसला भी कमीशन करेगा। ज़रूरी नहीं कि हर तामीर रेगुलराइज हो जाए। वो मुअज़्ज़िज़ जज साहब अपने कमीशन के मेंबरान के साथ बैठकर ये फैसला करेंगे, और जो फैसला होगा इंशाअल्लाह वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर लिया जाएगा। जो बेनिफिशरीज थे जिन्होंने एनओसी गलती जारी की, रिश्वत लेकर पैसे जारी किए, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? हाल ही में एफपीसीए के अफसरान ने जिना एयरपोर्ट के रोड पर जो है वो परमिशनें जारी की, वहाँ पर बिल्डिंगें खर्च हो गई। तो ये जो गलत इमारतें बनाते हैं, इस चेन के खिलाफ भी आप कोई ऑर्डिनेंस के जरिए कार्रवाई करने जा रहे हैं, और ये आपका ऑर्डिनेंस कितने वक्त तक नाफिज होगा? ऑर्डिनेंस का एक मयाद होता है आइन के तहत, उस मयाद के अंदर ही रहेगा। उससे पहले हम इंशाल्लाह उसको असेंबली में ले आएंगे, असेंबली में उसके ऊपर गुफ्तगू करा के, डिबेट करा के उसको पास इंशाल्लाह कराएंगे। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की संजय, कि अगर आपने वो घर ख़रीदा है तो आपने कोई सरकारी दस्तावेज़ात देख कर ख़रीदा है। आज 10 साल बाद आपसे आपकी छत छीन ली जाए, ये गैर मुनासिब चीज़ है। अगर मैंने गलत फ़ैसला किया था, मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अब अगर मैं सिर्फ नस्ला टावर की आपको मिसाल दूं, ये नस्ला टावर की ज़मीन ओरिजिनल सिंध हुकूमत ने अलॉट नहीं की, हमने अलॉट नहीं की। सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो हमारे मातहत काम नहीं करती। कमर्शलाइज इस प्रॉपर्टी को 2007 में किया गया। 2007 में कराची का सिटी नाजिम कौन था ये आपको पता है? नहीं पता, मैं बता देता हूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब थे। उसके बाद जब कमर्शलाइज हो गई तो बिल्डिंग कंट्रोल के पास आती है वो अप्रूवल के लिए, उन्होंने अप्रूवल दे दिया। 2015 में एक शहरी अदालत जाता है, पिटिशन का नंबर है CPD 2013 और 2015, और वो शिकायत करता है अदालत से, सिंध हाई कोर्ट से, कि गलत तामीर हो रही है, इसको रोका जाए। अदालत ने कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी, बिल्डिंग तामीर हो गई। बिल्डिंग तामीर होने के बाद आप अपने ख़ानदान के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ वहाँ पर रह रहे हैं, और आज आपसे आपकी छत छीन ली जाए। तकलीफ़ तो होगी, तकलीफ़ तो होगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये ज़मीन ओरिजिनली KMC की है, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 1986 में एक लिटिगेशन स्टार्ट हुई इस ज़मीन के हवाले से। 2010 में मुअज़्ज़िज़ सिंध हाई कोर्ट फैसला करता है
कि ये ज़मीन जो इजाफी ज़मीन का झगड़ा है, ये ज़मीन सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे दी जाए ऑन पेमेंट ऑफ चार्जेस। ये 2010 का फैसला है, कोई हुकूमत फ़ैसला नहीं करती है, अदालत फ़ैसला करती है। आप चाहेंगे अदालती फ़ैसला आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो कोई ना कोई कागजात मौजूद थे। हमारा इंटरेस्ट बहैसियत हुकूमत उन अफराद जिन्होंने गलत काम किया ना, उनको बचाना नहीं है। उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, होगी। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा के अब वहाँ पर बैठ गए, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू जहाँ अशराफिया रहती है, जहाँ पावरफुल लोग रहते हैं, उसको रेगुलराइज कर दिया जाए। जहाँ पर करोड़ों रुपए का अपार्टमेंट है उसको रेगुलराइज कर दिया जाए, लेकिन जहाँ पर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, सफ़ेद पोस्ट लोग रहते हैं, उनको ना किया जाए। और मैं इसलिए डिस्टिंग्विश करना चाह रहा हूँ कि देखें, जहाँ वाटर वे इफेक्ट नहीं हो रहा, अगर किसी नाले के ऊपर बनी हुई चीज़ें बिल्कुल रेगुलराइज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर लेट से किसी की गलती की वजह से कोई चीज़ बन गई है, तो आखिर में चीज़ है किसकी? वो रियासत की है। रियासत किसकी है? आप लोगों की है, आवाम की है। ये कराची की सड़कें किसकी हैं? कादिर लशारी ने वहाँ पर अपार्टमेंट ख़रीदा या वहाँ नहीं किसी और बिल्डिंग में ख़रीदा, उसने कागज़ देख के ख़रीदा। आज आप कह दें कमर्शलाइजेशन गलत हुई है, आज आप कह दें नक्शा गलत अप्रूव हुआ है, मैं कहता हूँ जिन जिन लोगों ने वो कार्रवाई की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमीद सोमरा साहब सबका पूछे। आज एमक्यूएम ने भी जो आपका पहला बलदियाती है एक्ट कानून साजी, उसको अपोज किया है और कहा है कि हम इसको अदालत में लेके जाएंगे। पीएसपी भी अदालत में लेके गई है, दीगर जमात इस्लामी भी, मतलब सब एक पेज पर दिखाई देते हैं। आप किस तरह दिफा करेंगे? क्या कानून साज इदारों की गई कानून साजी अदालतें इस तरह ख़त्म कर सकती हैं? इसका जवाब दे दें। अच्छा, इसी में ऐड कर लीजिए कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा है कि, और उन्होंने भी तनकीद की है कि मिनिस्टरों के जो बच्चे हैं वो इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए बड़ी पोस्टों पर आना चाहते हैं। और दूसरी जानिब खालिद मकबूल सिद्दीकी ये कहते हैं कि आप कराची के बेटे हैं, लेकिन आप उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो कि इस वक्त कराची को हॉस्टाइल अपनी जागीर समझना चाह रहे हैं। इस बलदियाती बिल के जरिए क्या कहें? बहुत सारे सवाल हो गए, कोशिश करूँगा सबका जवाब दूँ। हमीद साहब ने सवाल पूछा, क्या अदालतों का रुख किया जा सकता है? क्या अदालतें कानून के ऊपर फ़ैसला कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। अदालतों का ये इख्तियार है कि कानूनी आइनी दायरे में रहते हुए वो बिल्कुल एडजुडिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कानून चैलेंज होता है और स्ट्राइक डाउन होता है, तो नतीजा क्या होगा कि इलेक्शन वक्त पर नहीं हो पाएंगे। तो वो लोग जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहते, इसका मतलब वो ख़ुद राह फ़रार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कराची वालों को दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उनके पास कि उन्होंने किया क्या। उन्होंने क्यों शायद खाकान अब्बासी को वोट दिया था वज़ीर आज़म बनाने के लिए, क्यों उन्होंने इमरान खान को वोट दिया। वो जो इतनी सारी मीटिंग्स करते हैं, उन मीटिंग्स का क्या फ़ायदा है। तो एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत है कि अगर ये चैलेंज होता है और स्ट्राइक डाउन हो जाता है खुदा न खास्ता, तो इलेक्शन तो फिर इल्तवा का शिकार हो जाएगा। और इल्तवा फिर कौन कराना चाह रहा है ये आप सब समझ गए, नंबर एक। नंबर दो, जो तनकीद कर रहे हैं वो तो हामी थे मुशर्रफ के सिस्टम के। तो मुशर्रफ का सिस्टम था ना, टाउन होंगे कराची में, कराची को 18 टाउन्स में डिवाइड किया गया था उस वक्त। उस वक्त कोई कराची के अंदर 4, 5, 6 ज़िले नहीं थे। कराची को एक ज़िले के तौर पर ट्रीट किया गया था और ज़िले के अंदर 18 टाउन्स बाइफरकेट कर दिए गए थे। तो ये लोग तो बार बार कहते थे कि टाउन सिस्टम होना चाहिए ताकि इख्तियारात का निचली सतह पर को मुंतकिल किया जा सके। तो इस निज़ाम को ये चैलेंज करना चाह रहे हैं। तीसरी चीज़ मैं तो एक चीज़ का जवाब दूंगा। अगर सिंध हुकूमत बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियार देते हुए वाटर बोर्ड का चेयरमैन इलेक्टेड मेयर को बना रही है, सॉलिड वेस्ट का डिवीजन सतह का चेयरमैन इलेक्टेड मेयर को बना रही है, तो क्या हम गलत काम करने जा रहे हैं?
ये तो आपकी डिमांड थी मेरे भाई, आप तो कहते थे कि वाटर बोर्ड का चेयरमैन जो है वो मेयर को होना चाहिए, तो हम तो वो चीज़ कर रहे हैं। हम आपके मेयर को जो गुजर गया, अगला तो पता नहीं क्या होगा, हम मेयर के ओहदे को, चूँकि वो इलेक्टेड नुमाइंदा है, बल्दियाती नुमाइंदा है, उसको एम्पावर कर रहे हैं। हम कौन से इख्तियारात छीन रहे हैं? हम तो और इख्तियारात दे रहे हैं। अब ये इन इख्तियारात के भी हामी नहीं है तो फिर अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि वो 2001 का जो निज़ाम था जिसके तहत कराची की हर सड़क को कमर्शलाइज कर दिया था इन्होंने, कराची की हर सड़क को कमर्शलाइज कर दिया इन्होंने। जिस घर पे 5 लोग रहते थे आज वहाँ पर 500 लोग रहते हैं। वो निज़ाम के मैं हक़ में नहीं हूँ और उस निज़ाम के हक़ में किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जो कराची में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वसीम अख्तर साहब की आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस याद होंगी, वो कहते थे कि कराची के अंदर असल खर्चा अंडरग्राउंड करने की ज़रूरत है आपको अपने सेवरेज सिस्टम को, ड्रेन्स को ठीक करने के लिए। वो क्यों कहते थे? वो इसलिए कहते थे कि वो ड्रेन का सिस्टम जो बना है वो तो चांदनी चौक के 400 गज के मकान के लिए बना है, बहादराबाद के 1000 गज के मकान के लिए बना है, खालिद बिन वलीद रोड, कश्मीर रोड के, अल्लामा इकबाल रोड के, शारे पाकिस्तान के 2000 गज के मकान के लिए बना है, जहाँ पर एक फैमिली रहेगी, 2 फैमिलियाँ रहेंगी। अब वहाँ पर 50 फैमिलियाँ रह रही हैं। तो हाँ, बल्दियाती इख्तियारात होने चाहिए इनके पास, लेकिन ये इस तरह आने वाली नस्लों का बिगाड़ पैदा करने के इख्तियारात इनके पास नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब आ जाएं आपकी, यार मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं अब क्या कहूँ, वो चाहते मैं उनको कुछ कहूँ ताकि मेरे कहने पर वो कुछ कहें। मेरे ख्याल में मुस्तफ़ा कमाल साहब को छोड़ दीजिए आप। वो कराची के सिटी नाजिम रहे, 4 साल उन्होंने कराची के ऊपर राज किया था। कमीशन फैसला करेगा, ये बात सही है कि उन्होंने कौन कौन सा मसला हल किया, कौन सा मसला हल नहीं किया। मैं बड़े एहतराम के दायरे में रहते हुए ये कहना चाहूँगा कि 1990 का कराची नहीं है, ये 12 मई 2007 का कराची नहीं है कि इस तरह का धमकी आमेज रवैया आप इख्तियार करें। ये वाला था ना, ये वो वाला आप कराची नहीं है। कराची वालों ने बड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद उस कराची को ख़त्म किया है और अब आपको एक मुख्तलिफ कराची नज़र आता है जहाँ लोगों को बात करने की इजाज़त है, जहाँ पर लोगों को घूमने की इजाज़त है। तो खुदारा इस तरह की जो बयानबाजी से गुरेज करें। आखिर में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, भाई मैं कराची का बेटा हूँ, मैं सिंध का बेटा हूँ, मैं पाकिस्तान का बेटा हूँ। मैं बार बार ये कहना चाहूँगा, तफरीक की सियासत को ख़त्म करें। ये शहर हमारा है, ये सूबा हमारा है, ये मुल्क हमारा है। हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मैं खालिद भाई के एतराज़ात का एहतराम कर सकता हूँ, उनको हक़ है एतराज़ करने का, लेकिन मैं खालिद भाई से पूछना चाहूँगा, खालिद भाई आपने 3.25 साल से आप इस अवाम दुश्मन हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं। आप 3.25 साल से ये आपके 7 मेंबरान की वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना हुआ है। इन 3.25 सालों में इमरान खान साहब ने इस शहर के लिए क्या कर लिया? कोई एक बात, कोई एक मुतालबा आपका अगर माना हो तो आप मुझे बताइए। आपने 2018 का इलेक्शन लड़ा था सेंसस के ऊपर। इस आदमी ने, इस वज़ीर आज़म ने तो आपके सेंसस की जो डिमांड थी, जो जायज़ थी, जिसके ऊपर हम आपके साथ खड़े हुए, आपने हमारा साथ छोड़ दिया। हम अभी भी खड़े में उस बात पे कि हमारे सूबे को, हमारे शहर को अंडर रिपोर्ट किया गया, अंडर काउंट किया गया है। इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, चाहे वो 162 अरब रुपए हो। मैं वसीम अख्तर साहब से पूछना चाहूँगा, ये पूछेगा सवाल कि क्या वसीम अख्तर साहब, आप इमरान खान साहब की हुकूमत में 2 साल मेयर रहे, क्या इन 2 सालों में आपकी केएमसी को इमरान खान साहब ने कोई अरबों रुपए दिए? और मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब से सवाल पूछना चाहूँगा कि जब आप सिटी नाजिम थे तो आप रिकॉर्ड पर ला के बताइएगा कि उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने और वफाकी इदारों ने आपको कितने पैसे दिए थे कराची के अंदर डेवलपमेंट करने के।
कभी इन चीज़ों के ऊपर भी तो बात करें। जब कहते हैं ना कि कराची पाकिस्तान को चलाता है, हाँ चलाता है, तो वो पाकिस्तान, वो जो इस्लामाबाद में हुकूमत कायम है, वो कराची के लिए क्या कर रही है? मैं बरमला कहना चाहूंगा 2001 से लेके 2012-13 तक कराची शहर के ऊपर वफाकी हुकूमत ने और वफाकी इदारों ने इन्वेस्टमेंट की, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की, जो कि आपको 2013 के बाद इस शहर में नजर नहीं आती। चले वफाकी हुकूमत को तो आप जिम्मेदारी है उनकी। मैं आपको केपीटी की मिसाल देना चाहूँगा। केपीटी अंडरपास बना, वो केएमसी ने नहीं बनाया था, वो केपीटी ने बनाया था। बीबी शहीद के बारे के दूसरे दौरे हुकूमत में जिना ब्रिज, जो केपीटी हेड ऑफिस पे है, उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने बनाया था। मौलवी तमीज़ुद्दीन खान रोड के ऊपर केपीटी फ्लाईओवर है, केपीटी ने बनाया। कयूमाबाद के ऊपर इंटरचेंज है, केपीटी ने बनाया। पोर्ट कासिम की तरफ जाएंगे। अब मुझे बताइए कि 2013 के बाद इन लोगों ने कोई खर्चा किया है शहर के ऊपर? तो खुदारा अपने कौल व फेल में तजाद न लाएं। मैं खालिद भाई की हर अच्छी तजवीज़ पर उनके साथ खड़ा हूँगा। खालिद भाई मेरी बात सुने, खालिद भाई अच्छा आदमी है, मैं उनकी हर अच्छी तजवीज़ पर उनके साथ खड़ा हूँगा। वो मुझे बता दें टाउन सिस्टम ठीक नहीं है क्या? अगर टाउन सिस्टम ख़राब है तो मुशर्रफ दौर में क्यों थे वो टाउन सिस्टम पे? कि अगर वाटर बोर्ड का चेयरमैन कराची का मेयर होगा, केएमसी का मेयर होगा, ये गलत चीज़ है। अगर सॉलिड वेस्ट को डिविजनल सतह पर डिवॉल्व किया जा रहा है, ये गलत चीज़ हो रही है। तो खुदारा तनकीद बराए तनकीद ना करें, लोगों को तफरीक का निशाना ना बनाएं। एक मुतवाज़न कानून लेकर आए हैं और कानून के अंदर हमेशा गुंजाइश होती है बेहतरी की। हम साथ बैठ के चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। सीनियर बुजुर्ग हैं, बुनियादी और अवामी सवाल, इनकलाबी सवाल है। ठीक है, इस ऑर्डिनेंस के निफाज के बाद इस हुकूमत में इतनी जरूरत होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसको बालाताक रखकर जो काम जारी है तोड़ फोड़ का नजला टावर के, उसको रोक देगी। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि कल वफाकी काबीना ने एक फैसला किया है, जो वोटर मशीन है उसके, वो कह रहे हैं कि जब तक आप इसका अमल शुरू नहीं करेंगे, जो अभी ज़िमनी इंतखाबात होंगे उस वक्त तक हम आपके जो है ना जो फंड है वो रोक देंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन को बाकायदा ब्लैकमेलिंग का एक पैगाम दिया गया। इस हवाले से भी आप क्या कहेंगे? देखिए, चाहे हुकूमत हो चाहे अदालत हो, सब के सब आइन और कानून के ताबे हैं। हमें कानून और कवानीन रेगुलेट करते हैं, तो नेचुरली जो कानून नाफिजुल अमल होगा उसको फॉलो किया जाएगा। आप अगर अदालत में हो तो आपको अदालत में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आएगा। अगर आप उस दिन अदालत में होते तो मैंने अदालत को बताया था कि सर ये जो कमर्शलाइजेशन हुई है ये मेरी हुकूमत ने, मेरी सियासी जमात ने नहीं की, ये माजी की हुकूमतों ने की। और अदालत को बखूबी इल्म था, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी ज़माने में हाई कोर्ट के जज रहे, उनको तमाम वो अदालती नज़ीरों का पता था। सो इसलिए मैं समझता हूँ इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अदालतों का भी हमें एहतराम है, असम्बली का भी हमें एहतराम है, हम सबको एक दूसरे का एहतराम है, और हर इदारा उस आइन और कानून के मुताबिक चलता है। और आइन और कानून का बुनियादी मकसद मैं समझता हूँ शहरियों को रिलीफ प्रोवाइड करना होता है, इसलिए कानून साजी की जाती है। जहाँ तक आपने वफाकी काबीना की बात की, मैं समझता हूँ कोई शख्स, कोई इदारा किसी और आईनी इदारे को ब्लैकमेल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इज़्ज़त एहतराम, मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है बहैसियत कौम, कि वो इज़्ज़त और तकरीम जो हमारे मुआशरे में एक ज़माने में होती थी एक दूसरे के लिए, वो क्यों ख़त्म हो गई है। क्यों हम धौंस की तरफ चले गए हैं, क्यों हम गालम गलोच की तरफ चले गए, क्यों हम इस तरह की सख्त तुर्श बात करते हैं। हम आराम से अफ़ाम व तफ़हीम से भी बात कर सकते हैं। तो खुदारा मैं समझता हूँ ये जो रवैया है ये गैर मुनासिब है, ये नहीं होना चाहिए। ये करके मैं और सबका करूँ। ये बता दीजिएगा, आपने नेमतुल्लाह खान और मुस्तफा कमाल के दौर में कमर्शलाइजेशन का जिक्र किया, लेकिन जो गरीब मोहल्लों के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर पीपल्स पार्टी के दौर में कमर्शलाइजेशन हो रही है, जो दिल्ली कॉलोनी के अंदर ग्राउंड प्लस 8 और 9 इमारतें बन रही हैं, उसके अलावा लियाकताबाद में, नॉर्थ नाज़ाबाद में, नाज़ाबाद में, तो ये क्यों नहीं रुक रहा है? इसकी वजह से कितना डैमेज हो रहा है, क्या इसको भी रेगुलराइज करेंगे? और जो कराची में चाइना कटिंग हुई, क्या उसको भी रेगुलराइज करेंगे? और जो गुज्जर नाले पे लोग रह रहे थे उसको भी, उनके पास भी डीसी रुक जाए ना। अच्छा, अब देखें, पहली चीज़
दिल्ली कॉलोनी जो है वो सिंध हुकूमत के कंट्रोल में आता नहीं है, वो कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है। तो अगर वहाँ पे तामीर हुई तो आप ज़रा उनसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब आ जाएं आप बाकी कराची की जगहों पे। देखें, जहाँ पर पानी के फ़्लो को कोई चीज़ अफेक्ट कर रहा है उसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप पानी का रास्ता रोकेंगे तो पानी अपनी जगह खुद बनाएगा, और जब वो जगह बनाएगा तो पूरे शहर को नुकसान पहुँचेगा। उसके ऊपर तो कोई एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए। ये जो आप गैर कानूनी छतों की बात करते हैं, ये तो बिल्कुल ही अनरेगुलेटेड है, गलत है, नहीं होना चाहिए। और जो कोई भी इसमें मुलव्वस है इसके ख़िलाफ़ मैं तो कहता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए। एक अफसर हैं जिनके ऊपर वज़ीर आला सिंध को इत्तला मिली कि वो इस तरह के लोगों को प्रोटेक्ट करता है। वज़ीर आला सिंध ने उन साहब को सस्पेंड कर दिया। 2 रोज़ बाद वो साहब गए अदालत से स्टे ऑर्डर लेके आ गए। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इंतज़ामिया को मजबूत करने की ज़रूरत है, और इंतज़ामिया अगर हरकत में आएगी और ये कार्रवाई करेगी, अक्रॉस द बोर्ड हो, इसमें कोई डिफ्रेंसीशन नहीं हो, कोई चेरी पिकिंग ना हो, तो मैं समझता हूँ इंतज़ामिया को अगर वो काम करने दिया जाए तो ये काम किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो गलत लोग बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं जब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाती है, कहीं सियासी सपोर्ट मिलती है, कहीं कानूनी सपोर्ट मिलती है, कहीं कुछ और मिलता है। तो मैं समझता हूँ हमें अपने शहर की खातिर कहीं ना कहीं ये अब सोचना होगा कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। हम चीज़ों को ख़त्म करके, बिल्डिंगों को गिरा के कराची को आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हमें एक लाइन क्रिएट करके आगे का लाएअमल मुस्तकबिल का सोचना होगा। कोई ऐसा मास्टर प्लान बनाना होगा जिसके अंदर शहर बैलेंस तरीके से डेवलप हो सके। नाराज़ हैं जी 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 कराची के अलावा दीगर शहरों में भी आप टाउन सिस्टम ला रहे हैं, ये भी थोड़ा क्लियर कर। हर मैं टाइम मेरा पता कम हो गया। हर डिविजनल हेडक्वार्टर में टाउन सिस्टम आएगा, उसकी जो म्यूनसिपल कमेटी है उसके अंदर। जी सर, ये जरा क्लियर कर दीजिएगा जो के खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया है, बहुत सारी इसके ऊपर बात हो गई। ऑर्डिनेंस आने के बाद क्या ये सारी चीजें रुक जाएंगी? वो मैं जवाब ऑलरेडी दे चुका हूँ अकरम बलोच साहब को। जी 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 बात ये खत मैं एक जवाब दूँ इसका बड़ा। अभी जो वफाक ने सिंध से पूछे बगैर अफसरान बुलाए हैं, लशाई साहब खुश हो रहे हैं अभी ना, इनके मतलब की चीज़ है। ये जो वफाक ने अफसरान बुलाए हैं उनमें से एक अच्छा अफसर DIG ईस्ट भी था। ये वाक़या कहाँ हुआ है? मैंने कहा उनमें से एक अच्छा अफसर ये भी था ना, साकिब इस्माइल साहब DIG ईस्ट थे। ये वाक़या कहाँ हुआ है? ईस्ट में ही हुआ है ना। तो थोड़ा सा हलीम आदिल शेख साहब को थोड़ा सा, उनका वक्त आएगा, कभी ना कभी वो कुछ बन जाएंगे, उनको थोड़ा सा मैं समझता हूँ हौसला पैदा करना चाहिए। और खुर्रम शेर ज़मान को कोई सीरियस नहीं लेता। ये वो आदमी है जो नस्ला टावर पे खड़े होकर कुछ और कहता है, असेंबली पे आके कुछ और कहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और कहता है, दूसरी मीटिंग में कुछ और कहता है। तो छोड़ दीजिए इसको, कोई मतलब सर पैर नहीं है इन लोगों का। ये इब्तदाई तौर पे क्या मालूम हुआ है कि टारगेट किलिंग हो सकती है या दुश्मनी की तरफ कोई ये वाकया जा रहा है? क्या है, लोगों में बहुत बेचैनी है, ये शहर का अमन खराब करने की कोई साजिश है? ये मैं इसके ऊपर अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अभी तफ्तीश जारी है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन ज़ाहिरी एतबार से ये कोई मगिंग का वाक़या नहीं लग रहा। ये कोई टारगेट था कि वो आए और वकील साहब को शहीद करके चले गए। तो बज़ाहिर ये टारगेट किलिंग लगती है। इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तफसीलात होंगी वो आपके साथ शेयर कर देंगे। लास्ट एक और आपके ऊपर दोबारा इल्ज़ाम लगा दिया कि सिंध में जो है वो खाद की जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, इसी वजह से जो है खाद की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इसमें सिंध गवर्नमेंट का क्या? मैं इसका जवाब ये दूंगा कि सिंध हुकूमत कसूरवार है कि आज PTI हुकूमत में। मतलब यार ये हर चीज़ की जिम्मेदारी जो है ये सिंध हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं। भाई बताओ, टेरिटोरियल बाउंड्री होती है हमारी, टेरिटोरियल बाउंड्री जो है ना वो सिंध के बॉर्डर पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।